फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का विषय है मोदी गवर्नमेंट की कोरोना प्रोपेगेंडा की रणनीति और विचारधारा। हमने कई चीजें पहले भी इस पूरे प्रसंग में आपके सामने रखी हैं और जो चीजें मैंने फेसबुक लाइव के जरिए इनिशियली अपने बातचीत में रखी थी, पिछले 60-65 दिन का जो अनुभव है उसने इस चीज को पुष्ट किया है। जो मेरा अनुमान था कि सरकार कोरोना को लेके कैजुअल रवैया अपनाए हुए है। जब लोग बहुत गंभीरता से ले रहे थे, मैं बार बार इस बात को मैंने इंफेसिस के साथ में रखा था आप लोगों के सामने, जिससे रिकॉर्ड में रहे ये चीज कि फेसबुक पे ऐसे भी लोग हैं, सक्रिय हैं, जो मोदी सरकार की जो कोरोना के संबंध में जो रणनीतियां हैं उनको बेहतर ढंग से जानते हो, उन्हें एक्सपोज भी कर रहे हैं। और इस लाइट में ही मैंने ये बात रखी थी कि ये रिकॉर्ड में चीज रहनी चाहिए कि केंद्र सरकार कोरोना को लेके एडहॉक रवैया अपनाए हुए है और ये एडहॉक रवैया उसका लगातार उसके एक्शन के जरिए प्रूफ हुआ। अब मैं इस पूरे प्रसंग में, यानी कोरोना का जो पूरा का पूरा कैंपेन चला है पूरी दुनिया में, पिछले अब 4 महीने का एक एक्सपीरियंस हमारे सामने है और इस 4 महीने के एक्सपीरियंस में जो चीज सामने आ रही है उसे शेयर करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। कई लोगों ने पूछा भी है कि आप ये रोज फेसबुक लाइव क्यों करते हैं। हम इसलिए फेसबुक लाइव करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम चाहते हैं कि समाज में हमारी बात सुनी जाए, हम समाज के बीच में अपनी बात रखें। अन्यथा लोग ये कहेंगे कि आप पढ़े लिखे लोग थे, आपने क्या कहा, आपने क्या किया, आप बोले क्यों नहीं। तो हमारी एक मात्र मकसद वो यही है कि शिक्षित समुदाय में हमारी बात जाए, नागरिक के नाते हम लोग क्या सोच रहे हैं इसे सरकार भी सुने और समझे। तो पिछले दिनों जिस तरह से मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू किया, लॉकडाउन को लागू करने के बाद में जो जो कदम उठाए उनकी हम टाइम टू टाइम चर्चा करते रहे हैं। उनका पहला पैकेज, उनका दूसरा पैकेज, उनके और जो दूसरे कदम, इनकी हम समय समय पर रियल टाइम में ही मीमांसा करते रहे। उनको मैं यहां दोहराना नहीं जा रहा। मैं ये जो आज की जो बातचीत है उसका थ्रस्ट है जो अब तक का जो कोरोना का अनुभव है और जो प्रोपेगेंडा है उसका जो अनुभव है उसको कैसे आर्टिकुलेट करें, उसे किस नजरिए से देखें। तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें के इस पूरे प्रसंग में याद रखना चाहिए, या 3 महत्वपूर्ण पदबंध हैं या कैटेगरी हैं जिनमें कि इसे बांधा जा सकता है। उनमें पहली कैटेगरी है कि इस कोरोना के आने के साथ जो सबसे पहली चीज हमारे जेहन में आई और उठी, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धसत्य। दूसरी कैटेगरी जो इस बीच में आई उसे कहते हैं कोरोना जनित संभावनाओं का विकृतीकरण। और तीसरी चीज जो इस बीच में हमारे बीच में आई उसे कहते हैं सफेद झूठ। ये 3 बेसिक कैटेगरी हैं जिनमें के रख के कोरोना के पिछले 4 महीने के पूरे प्रचार अभियान को विश्लेषित किया जाना चाहिए। और इसके प्रमाण हैं। आप
ये बात मैंने शुरू में भी रखी थी, अपने पहले दूसरे बातचीत में ही, जो फेसबुक लाइव पे है वो ऑन द रिकॉर्ड है, ये चीज मैंने रखी थी कि सरकार झूठ बोल रही है, कोरोना के बारे में चीजें झूठ कही जा रही हैं। मसलन मैंने ये बात रखी थी कि ये कोरोना जो वायरस है, ये कोरोना वायरस नेचुरल वायरस नहीं है। ये एकदम निर्मित वायरस है और इसको निर्मित ढंग से ही प्रचारित प्रसारित किया गया है। और निर्मित वायरस होने के कारण ही ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही सारे देशों में संप्रसारित हुआ है। इसलिए ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये टाइम बाउंड तरीके से आया है। और ये इसका जो अनुभव है टाइम बाउंड तरीके से आना, उसका संप्रसारित होना, कोरोना वायरस के साथ में जहां एक तरह से बायोलॉजिकल वारफेयर एक तरह से शुरू किया गया पूरी मानव सभ्यता के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर कोरोना के नाम पर जो कदम उठाए गए सारी दुनिया में और भारत में भी, मैंने पिछली बातचीत में ये कहा था कि नरेंद्र मोदी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि कोरोना वायरस आने वाला है। और मैं अब इसको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत सरकार अनभिज्ञ नहीं थी। कोरोना वायरस की बाकायदा एक ब्लूप्रिंट पूरी दुनिया के लिए तैयार किया गया और पूरी दुनिया को इसमें झोंक दिया गया। और एक खास रणनीति के तहत ये सारे काम किए गए। मसलन आप सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकते। अगर कोई सवाल करते हैं तो सरकार उस सवाल का आपको ठीक से जवाब नहीं देगी। मसलन हमारा ये अधिकार तो बनता ही है ना कि हम सरकार से पूछें कि कोरोना वायरस के मेंटेनेंस पर पूरे देश में अभी फिलहाल पिछले 60 दिन में मोदी सरकार ने कितना खर्च किया। कोरोना वायरस की मेंटेनेंस पर कितना खर्च किया। सरकार बताए कि खाद्य सामग्री के लिए उसने कितना पैसा दिया। सरकार यह बताए कि उसने दवा, केंद्र सरकार यह बताए कि उसने टेंट और दूसरी रहने की व्यवस्थाओं के लिए कितना पैसा खर्च किया और यह पैसा किन मदों से खर्च किया। सरकार यह भी बताए कि जो पीएम केयर फंड बनाया गया, उस पीएम केयर फंड में किस किस ने कितना धन जमा किया और वह धन कोई जवाबदेही नहीं होगी। प्रधानमंत्री की भी जवाबदेही है, हिंदुस्तान के गृह मंत्री की भी जवाबदेही है और वित्त मंत्री की भी जवाबदेही है। आप फॉर द टाइम बिंग आरटीआई से बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रधानमंत्री की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में जो एक तरीका ये जो एडॉप्ट किया गया पिछले 6 साल में कि प्रधानमंत्री जो करेंगे और जो कहेंगे उसकी कोई जिम्मेदारी वे लेने के लिए तैयार नहीं है, यह तो संविधान की शपथ का सीधे उल्लंघन है।
प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ लेकर दायित्व लिया है, उनकी जनता के प्रति और संसद के प्रति जवाबदेही है। प्रधानमंत्री को बताना ही होगा कि पिछले 60-65 दिनों में, लॉकडाउन के पीरियड में, केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कोरोना के मद में, विभिन्न और दूसरे मदों में जो कोरोना से संबंधित हैं, उनमें कोरोना के लिए क्या खास आर्थिक मदद दी, राज्यों ने उसका कितना उपयोग किया, कितना उपयोग नहीं किया। राज्य ने पलट के केंद्र सरकार को सूचित किया। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो पारदर्शिता रखनी चाहिए थी, वो पारदर्शिता नहीं रखी। मैंने बीच बीच में ये बात कही थी, कई बार कही है ये बात, कि प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट की मीटिंग किए तमाम योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। ये जो पैकेज डिक्लेयर किए गए, आप इंडोर्स किए जाएंगे, यह कौन सी पद्धति है काम करने की? अरे कैबिनेट में तो सोनिया गांधी नहीं है, कैबिनेट में तो सीताराम येचुरी भी नहीं है, कैबिनेट में विपक्ष का कोई नहीं है, तो कैबिनेट को बताने में, कैबिनेट से मंजूरी लेने में, कैबिनेट में कोई जरूरत तो नहीं है उसके बुलाने की। लेकिन प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई, और कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ना तो लॉकडाउन का फैसला लिया और ना लॉकडाउन के बाद का फैसला कैबिनेट से लिया, और यह सबसे बड़ा वायलेशन है। संविधान के प्रति जवाब, कार्य प्रणाली के प्रति जवाबदेही है। आप आरटीआई एक्ट को माने या न माने, आप उसे बाहर में फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरटीआई एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जवाबदेही बहुत बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी और उससे जो पूरे देश में जो तबाही मचाई, उस पर एक ऑथेंटिक बयान नहीं दिया जो कि रिजर्व बैंक के बयान से मेल खाता हो, और ठीक प्रधानमंत्री ने वही तरीका इस लॉकडाउन में अपनाया, जो कि ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को अपने इस रवैये को बदलना होगा। जब कैबिनेट की मीटिंग अब होनी है और वो प्रपोजल अब अप्रूव होने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब पहले क्यों घोषणा क्यों की आपने? सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए। सो प्रधानमंत्री के कैंपेन का और प्रधानमंत्री की रणनीति का पहला हिस्सा है अर्ध सत्य। और अर्ध सत्य को अंडरलाइन करना बेहद जरूरी है। और ये अकेले ही प्रधानमंत्री नहीं है जो अर्ध सत्य बोल रहे हैं, और भी लोग हैं ऐसे। दूसरी एक चीज और जिस पर कि कायदे सोचा जाना चाहिए, जब सारा देश विपत्ति में पड़ा है, देश के अधिकतर हिस्से कोरोना से प्रभावित हैं और लॉकडाउन से पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, तो हम पूछना चाहते हैं कि आपने एक पैसे का टैक्स कलेक्शन नहीं किया, एक पैसे का बाजार में बिजनेस नहीं हुआ, एक मिनट के लिए किसी भी सरकारी निजी दफ्तर में काम नहीं हुआ। आप ये बताइए मुझे, जश्न किस बात का मनाना चाहते हैं आप?
यहां तक कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी 100% अटेंडेंस नहीं थी। तो जश्न किस बात का मनाना चाहते हैं आप? क्या काम किया है आपने? उपलब्धि क्या है आपकी? अरे उपलब्धि तब होती जब भारत सरकार के दफ्तर चल रहे होते फुल फ्लेज, टाटा बिरला पूरी तरह से खुले होते, सारे उनके कारखाने खुले होते, तो आपकी उपलब्धि मानी जाती। अंबानी तक के पड़े हुए थे और उस पर यह काम है। जी नहीं, जी नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ इतना बता दें कि केंद्र सरकार के ऑफिस में कितने % अटेंडेंस थी पिछले साल में, कितनी मीटिंगें ली ऑफिशियली। किसी भी मंत्री ने कोई नीतिगत घोषणा नहीं की है, उपलब्धि कहां से होगी आपकी? प्रधानमंत्री ने पिछले 65 दिन में कोई नीतिगत घोषणा नहीं की है। जो भी घोषणाएं की हैं वे सारी की सारी पहले से उपलब्ध घोषणाएं थी जिन्हें के सजा के पेश किया गया है। तो उपलब्धि कैसे मान सकते हैं? किस चीज का जश्न मनाया जा रहा है? ये इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि जनता घर में बंद थी, आंदोलन नहीं कर रही थी। अगर इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि जनता की कमर तोड़ दी गई, विपक्ष की कमर तोड़ दी गई क्योंकि विपक्ष शाहीन बाग आंदोलन में लगा हुआ था, तो आपको गलतफहमी है, गलतफहमी है। हिंदुस्तान की जनता फिर कभी भी किसी भी समय लोकतांत्रिक मसलों पर उठ खड़ी होगी, आपको गलतफहमी है। और इस बार जब उठ के खड़ी होगी ना तो फिर बैठेगी नहीं। शाहीन बाग में आप देख चुके हैं, बावजूद हिंदुस्तान के 100 शहरों में शाहीन बाग आंदोलन उठ खड़ा हुआ था और सरकार की नींद हराम कर दी थी उसने। यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। एक ही प्रश्न है जिसका जवाब दो कि जश्न क्यों मना रहे हो? प्रधानमंत्री ने क्या कोई शोक संदेश जारी किया? लोग मारे गए उनके प्रति देश 5 मिनट का मौन रखना चाहता है, क्या किया? तूफान में लोग मर जाएं तो प्रधानमंत्री शोक नहीं मनाते, कोरोना संक्रमण में लोग मर जाएं तब केंद्र सरकार शोक नहीं मनाती। आश्चर्य की बात है। हां, कहीं कोई अचानक कोई घटना घट जाए और वो हाईलाइट हो जाए एक्सीडेंट की जिसमें कुछ लोग मर गए, उस पर प्रधानमंत्री जरूर शोक मनाते हैं। मैंने एक बात कही थी, मैं उसे रिपीट करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है वो चीज। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि जो कोरोना योद्धा, जिनको क्या वॉरियर कहते हैं, यानी पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्स, ठीक, स्वीपर, ये कोरोना योद्धा हैं, क्या इनके लिए कोई एक इंक्रीमेंट भी दिया गया? क्या एक्स्ट्रा 100 रुपए भी दिए गए? क्यों उन्हें दर्जा नहीं देंगे? अगर वो कोरोना योद्धा हैं और कोरोना की वजह से काम करते हुए मारे गए हैं, कोरोना संक्रमण की वजह से मारे गए हैं, तो प्रधानमंत्री जवाब
शहीद घोषित क्यों नहीं किया है और उन्हें आर्थिक मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई है? इससे प्रधानमंत्री की गैर जिम्मेदारी और अमानवीयता दोनों परिलक्षित होती हैं। ये संभावनाएं थी कोरोना में, ये सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनका प्रधानमंत्री मनोबल बढ़ाएं, उनकी मदद करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो मनोबल बढ़ाया और न उनकी मदद की। किसी भी सरकार को, स्वीपर को, किसी को भी मिला है और लोग अपनी जान खतरे में डाल के वहां काम करते रहे हैं। प्रधानमंत्री के यहां श्रम की और श्रम करने वाले की कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है। अगर इज्जत होती और सचमुच में सम्मान करते वो, तो बाकायदा जो कोरोना से प्रभावित होकर मरे हैं डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, वो चाहे जिस राज्य के हों, वो चाहे जिस जाति और धर्म के हों, उनके लिए वो एक मुश्त आर्थिक राशि की मदद की घोषणा करते, उनके बच्चों के लिए वो नौकरी की घोषणा की मदद करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया अभी तक। जश्न किस बात का मनाना चाहते हैं आप? कोई काम करो पहले, फिर जश्न मनाओ। क्या कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं हुई है जिनके जरिए के प्रस्ताव क्लियर करके डिक्लेयर किए जाते? जनता को सावधान कैसा करना चाहिए और क्या होना चाहिए, मैं एक नमूना दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा था ना, सरकार ने भी दावे के साथ कहा, आप हॉस्पिटल में जाइए और आप हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए कोशिश कीजिए। आप 5 लाख रुपए का पैकेज है। अब बताइए किस गरीब के पास में पैसे हैं 5 लाख रुपए अपनी कोरोना से इलाज कराने के लिए? यानी कोई व्यक्ति अगर अपना कोरोना का इलाज किसी हॉस्पिटल में कराना चाहे तो उसे पहले 5 लाख का पैकेज देना पड़ेगा और सीवियर बीमारी लेना होगा। आप दिल्ली के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, जो कि जाइए आप, और आप 5 और 8 लाख रुपए के पैकेज आप ले सकते हैं। जब नाक के नीचे निजी घराने जनता की जमीन पर, जो कि सस्ती दर पर बेची गई थी, जिसमें यह वायदा किया गया था, जो लोग हैं, जो बीपीएल कार्ड, किसी भी प्राइवेट कार्ड होल्डर को फ्री में कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बल्कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है 5 लाख जमा करो तब इलाज होगा। तो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे केजरीवाल जो चैंपियन बनते हैं, जनता के कहते हैं कि मैं ये जो निजी लूट है उस पर मैं अंकुश लगाने की ताकत रखता हूं, केजरीवाल को भुंगा बना के रख दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिकों ने। दिल्ली की सरकार दोनों मिलके अभी प्राइवेट पॉकेट में पड़ी हुई हैं। एक पॉकेट में नरेंद्र मोदी और दूसरे पॉकेट में केजरीवाल हैं। और दिल्ली में सरेआम 5 लाख और 8 लाख के पैकेज गरीब की जमीन पर बने हुए हॉस्पिटल पर, यह ऑफिशियल एग्रीमेंट का होल्डर का फ्री ट्रीटमेंट होगा। संभावनाएं किसकी हैं? कोरोना के आने के बाद में किसके विकास की संभावनाएं हैं? निजी क्षेत्र के जो अमीर लोग हैं, उनके विकास की संभावनाओं को बल मिला है।
तो आप सोच सकते हैं कि देश की क्या हालत होगी। दिल्ली में सरकार नीति का जब पालन सरकार नहीं करा सकती, केंद्र सरकार करा सकती, तो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, वहां तो बस भगवान ही मालिक है। और ये जो नीति है, इस नीति का नया, नरेंद्र मोदी ने जो ये नीति और केजरीवाल ने जो नीति एडॉप्ट की है, इस नीति का नया मंत्र क्या है? एक नया मंत्र यह है, या कहते हैं न्यू नॉर्मल, यह है अपना मुंह बंद रखो, सरकार का अनुकरण करो। कमाल की नीति यही है। सच मत बोलो, सच की मांग भी मत करो, जो काम मत करो। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पब्लिकली ये डिमांड करता हूं कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जिनको बाकायदा सीजीएचएस के तहत मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं घोषित प्राइवेट अस्पतालों में, आज वे अस्पताल वे प्राइवेट अस्पताल उन सुविधाओं को भी सीजीएचएस के रेट पर देने के लिए तैयार नहीं है और डिनाई कर रहे हैं। जस्ट किस बात का बना रहे हैं आप? केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी का वेतन देते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आपने 1 साल का महंगाई भत्ता बेहल कर लिया, रोक दिया। यानी प्रत्येक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी से आपने एवरेज 40 से लेकर 70-80 हजार रुपए तक वसूली की है साल में। और उसके बाद नीचे केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो सीजीएचएस की जो फैसिलिटी, जो उसके सर्विस कंडीशन का हिस्सा है, जिसे हॉस्पिटल के लिए जो कि क्लासिफाइड है, लिस्टेड है, उनकी जिम्मेदारी सीधे सीधे डिनाई कर रहे हैं। और मैं ऐसे कई केस जानता हूं। तो केंद्र सरकार जब अपने कर्मचारियों के हितों की जो कि उसकी सेवा कर रहे हैं, उनके और क्या नया नॉर्मल है? मुंह बंद रखो, अनुकरण करो। जी नहीं, जी नहीं, जनता बोलेगी। आप परसों जनता बोलेगी, और जब जनता बोलेगी तो कुर्सी डोलेगी। तय कुर्सी को कोई नहीं बचा पाएगा। यह गलतफहमी है, यह गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को यह गलतफहमी है कि वे अपनी कुर्सी बचा लेंगे। यह गलतफहमी है। एक अन्य पहलू है जिस पर के ध्यान दिया जाना चाहिए कायदे से। अच्छा, आप बताइए मुझे कि आपने यह बात क्यों बोली कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें? जब आप इसका पालन नहीं करा सकते, कितने साइंटिफिकली आप बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी रखी जाए? 3 फुट, 6 फुट? जिस तर्क से 3 फुट रखी जा सकती है, उसी तर्क से वो 12 फुट भी रखी जा सकती है, और उसी तर्क से वो 1 फुट भी रखी जा सकती है। दिल्ली में सरकार सामाजिक दूरी के नियम को पालन कराने में असफल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का नारा सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है।
तो क्या इंप्लीमेंट किया ईमानदारी से? अगर नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग को इंप्लीमेंट ईमानदारी से, तो बताइए कि यह असफलता किसके खाते में रखी जाए? नरेंद्र मोदी के खाते में रखी जाए, केजरीवाल के खाते में रखी जाए? एक और चीज जो बेहद जरूरी है, कोरोना वायरस का अगर संक्रमण हुआ है, तबलीगी जमात के लोगों के जरिए हुआ था ना, आपने एफआईआर की, आपने गिरफ्तारियां की, ट्रेसिंग की और लोगों को घेरा, कैंपेन किया ना? आप ये बताइए कि आपने मध्य प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिसर्स और मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं और जो उत्तराखंड के मंत्री हैं, स्वामी जी, जो कोरोना के पीड़ित होकर कैबिनेट की मीटिंग में गए और पूरी कैबिनेट को उन्होंने पीड़ित कर दिया, एफआईआर हुई? तबलीगी जमात के लोगों पर एफआईआर हो सकती है और कैंपेन हो सकता है, तो कोरोना के संप्रसारण के लिए उत्तराखंड के मंत्री और उसके परिवार के लोग हैं, मध्य प्रदेश में वह स्वास्थ्य सेक्रेटरी और वे कोरोना के जारी की गई हैं, वे उन गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं। क्या के लोग अपने उन मंत्रियों और आईएएस ऑफिसरों के खिलाफ में उन्होंने कोई एक्शन लिया? जी नहीं। तो लॉकडाउन के लिए जो आपने गाइडलाइन तैयार से अधिक ब्रेक हुई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार मंत्रियों ने भी ब्रेक की, जनता ने भी ब्रेक की, आप उनका पालन नहीं करा पाए और यह आपकी असफलता है। इसलिए आप जश्न किस बात का मनाएंगे? जश्न किस बात का में जो गाइड करा पाए? मैंने यह बात रखी थी, सबसे पहले मैंने यह बात उठाई थी फेसबुक लाइव में कि आप रेल खोलिए और रेलवे स्टेशन पर बाकायदा चेकिंग कीजिए, टेस्ट कीजिए और रेल में बुकिंग कीजिए और जाने दीजिए लोगों को। आप अगर शुरू में ही यह बात मान लेते तो इतनी फजीहत ना होती। और अब क्या स्थिति है? अब छोड़ा हुआ है प्रचार में। दूसरा सगुफा क्या है कि अब ये जो मजदूर घर लौटे हैं, जी नहीं, ये वे मजदूर हैं जिनको बीमार किया गया है। ये मजदूर विदेश से नहीं आए और ये बीमार में, बस्ती में, गंदी बस्ती में, मजदूर बस्ती में पैदा नहीं हुई। यह बीमारी हवाई जहाज पर चलकर आई थी और नरेंद्र मोदी की सरकार हवाई जहाज के संचालन की, हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदार है। ना कोई राज्य सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, ना कोई मजदूर संगठन जिम्मेदार है इसके लिए। तो कोरोना वायरस हमारे देश में आया कैसे? मजदूरों की बस्ती के जरिए, तबलीगी जमात के जरिए? जी नहीं, यह सफेद झूठ है। इसलिए मैंने कहा कि तीन फ्रेज, तीन कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी के लिए बेहतर होंगे। एक अर्धसत्य, दूसरा यह कि यह जो कोरोना जनित जो तबाही है उसकी संभावनाओं का विकृतीकरण, और थर्ड सफेद झूठ। अब एक सफेद झूठ बार बार प्रचारित किया जा रहा है, लोगों के जेहन में उतारा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट कौन है? वे लोग हैं जो
माइग्रेटेड मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं। जी नहीं, जी नहीं। आपका कैबिनेट मिनिस्टर और आपकी पूरी कैबिनेट, आपका कैबिनेट सेक्रेटरी वो माइग्रेटेड मजदूर नहीं है। उत्तराखंड का कैबिनेट मिनिस्टर माइग्रेटेड मजदूर नहीं है जिसको कोरोना हुआ है। मध्य प्रदेश का मजदूर नहीं है जिसे कोरोना हुआ है और जिसने कोरोना दिया है लोगों को। आपने एक्शन नहीं लिया, आपने भी नहीं किया। अब स्थिति है कि आप लगातार आपने एनिमी तैयार कर लिया है, वो है माइग्रेटेड मजदूर। जिन मजदूरों की आपने पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी लॉकडाउन के जरिए, उनकी रोजी रोटी छीन ली। वे मजदूर नहीं जानते थे कि वो किस विपत्ति में ठेल दिए गए हैं, आप जानते थे। आप ये कह ही सकते थे कि जब भारत में बहुत कम केस थे तभी कह सकते थे कि भाई अब 7 दिन 10 दिन का समय दे रहे हैं आपको, आप लोग अपने अपने जो घर जाना चाहे चले जाइए और हम उसके बाद में लागू कर देंगे लॉकडाउन और मजदूरों को घर जाने देते। क्यों नहीं किया आपने? आपने क्यों नहीं एयरपोर्ट पर आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन करके अलग बंद नहीं किया? कई लाख लोग विदेशों से आए हैं और वे आने दिया गया है। और ये अभी तक किया है आपने, लास्ट तक जो आपने अभी विदेश से लोग आए हैं उनको आपने जाने दिया है। तो कोरोना आप्रवासी मजदूरों की देन नहीं है, बल्कि आप्रवासी मजदूरों को तो कोरोना का शिकार बनाया गया है। उनके ऊपर यह कोरोना संक्रमण थोपा गया है, वो विक्टिम है। तो जश्न किस बात का? किस बात का जश्न मनाया जाए? इस बात का जश्न मनाया जाए कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से ऊपर पहुंच गई है और कई हजार लोग मर गए हैं। क्या इस बात का जश्न मनाया जाए कि भारत में जा रहे हैं और नष्ट किए जा रहे हैं? क्या इस बात का जश्न मनाया जाए कि भारत में कोरोना के इलाज का पैकेज घोषित कर दिया गया है? यही प्रॉमिस किया था बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में। इस मामले में सारी सरकारें एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। वो तर्क क्या था कि लॉकडाउन जो लागू किया गया है वो किसके लिए लागू किया गया? जनता को बचाने के लिए लागू किया गया। ट्रंप भी यही बोल रहा था, इटली में भी यही बोला गया और आपने भी यही बोला। सच सच बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए, लॉकडाउन से जनता मरी या बची? सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया मानती है कि गरीबी और भूख से जो बीमारियां पैदा होती हैं और जो अव्यवस्था पैदा होती है वो बहुत भयानक होती है। आपके लॉकडाउन ने गरीबी और भूख को खैरात में दिया है जनता के लिए। इससे जनता की रक्षा हुई या जनता मरी? अगर लॉकडाउन से जनता की रक्षा होनी चाहिए थी और किसी अदृश्य शत्रु से या कोरोना वायरस से बचाया जाना था, तो एक बात का जवाब दो कि यह कोरोना वायरस फिर फैला क्यों? अब इतना संक्रमण फैल क्यों रहा है यहां? जिन 7 देशों में कोरोना वायरस
को लेकर लॉकडाउन बड़े पैमाने पर लागू किया गया, पूरे देश में लागू किया गया। उनमें से 6 देश कोरोना वायरस के ग्राफ को नीचे ले जाने में सफल रहे हैं और वहां स्थितियां लगातार नॉर्मल हो रही हैं। लेकिन भारत अकेला देश है, नरेंद्र मोदी जी, जहां लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का ग्राफ लगातार क्रमशः ऊपर गया है, नीचे नहीं जा रहा है वो। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं लोगों से। आप लगातार ये झूठ बोल रहे हैं कि आप जनता को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये जनता को बचाने के लिए नहीं हो रहा है सब। जब आप लॉकडाउन कर रहे तब भी जनता को नहीं बचा रहे थे, और अब आपने लॉकडाउन खोला है तो अब तो और भी ज्यादा जनता की रक्षा नहीं कर रहे आप। ठीक ठीक, कोई भी व्यक्ति भारत सरकार का, उसकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है? कम से कम एक प्रेस रिलीज ही जारी कर दे भारत सरकार कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भारत में इकोनॉमी का कितना नुकसान हुआ और किस राज्य का कितना नुकसान हुआ, किस सेक्टर का कितना नुकसान हुआ, सिर्फ इसका डाटा दे। और जब भारत सरकार डाटा दे ना, तो एक बार कश्मीर पे भी, वो देश का अंग है अब, है ना। 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा है मोदी जी, नॉर्मल नहीं लौटी है। तो आप जरा बताइए कि लॉकडाउन में इकोनॉमिकली आपने देश को बचाया क्या? अरे जब आप गैस के चूल्हे बता सकते हैं, आप कर्ज किन किन किसानों को मिला है उनकी संख्या बता सकते हैं, आपने किन किन को मनरेगा में काम दिया उनकी भी संख्या बता सकते हैं, तो आप ये बताने में क्यों डर रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है लॉकडाउन की वजह से? हम भी तो देखें किस तबाही पर कैसे जश्न मनाया जाता है। शर्म नहीं आती कभी भी, ये सोचते हुए भी शर्म नहीं आती, जो छोटे दुकानदार, जो मिडिल क्लास के लोग, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग, जो छोटे व्यापारी, जो छोटा किसान, जो मध्यवर्ती किसान, जो नरेंद्र मोदी आपको जिसने वोट दिया, आपने ठीक उसके पेट पर लात मारी है। आपके पूरे 6 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा तबाह यह वर्ग हुआ है, उसकी तहस नहस कर दिए पिछले 6 साल में, जिसने आपको वोट दिया था। यह कैसे संभव है कि हम अकाउंटेबिलिटी के बिना, जवाबदेही के बिना अपने, अरे छोड़ दीजिए, कम्युनिस्टों को छोड़िए, सोशलिस्टों को भी छोड़िए, कांग्रेसियों को एकदम गोली मारिए। अरे जिन लोगों ने आपको वोट दिया है 30% लोग, उन 30% की तो इज्जत बचा लेते। यह बताओ कि क्या सरकार के अस्पताल कोई पूछ नहीं रहा है आपसे, आप जश्न मनाइए। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से लॉकडाउन के दौरान की फीस लेंगे कि नहीं लेंगे? मेरा मानना यह कि आपको फीस नहीं लेनी चाहिए, और फीस आपको अपनी गांठ से देनी चाहिए। राज्य और केंद्र को अपने बजट से वो फीस जमा करनी चाहिए। लेकिन आपने कोई कदम ही नहीं उठाया। आपकी अकाउंटेबिलिटी में ये नौजवान लड़के लड़कियां जो पढ़ने गए हैं, ये आते ही नहीं है। ये जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए हैं लॉकडाउन के दौरान,
जिनके ऊपर फीस का प्रेशर है, जिनकी इकोनॉमी एकदम तबाह, केंद्र सरकार वे पूरे देश के नौजवानों की, विश्वविद्यालय के स्नातकों की फीस जमा करे। आपके पैकेज में ये चीज नहीं आई है अभी। ये नौजवानों ने आपको वोट दिया था, आपको शर्म जरा भी नहीं आती इस बात को कहने में भी, सुनने में भी कि आपने जनता की मदद की है। आप जनता की आंख में सीधे धूल झोंक रहे हैं। आप नहीं की है, न केंद्र सरकार ने की है, न राज्य सरकारों ने की है। यह जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की कि कोरोना में जो लॉकडाउन किया, मीमांसा करे कि लॉकडाउन से लोगों की, जनता की रक्षा हुई या जनता का नुकसान हुआ। हमारा मानना है जनता का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, क्योंकि आपने इसके इंप्लीकेशंस पर विचार ही नहीं किया। बिना विचार किए आपने 4 पूरे देश पर लॉकडाउन लागू कर दिया, बिना होंगे। अब आप सोचिए, जो लोग गरीबी में ठेल दिए गए हैं, कितने लोग ठेले गए हैं? अमेरिका की तो मालूम है 4 करोड़ लोग ठेले गए, वहां रजिस्टर्ड है। 12 करोड़ लोग ठेले गए। आपके हिसाब से कितने लोग ठेले गए? आप ये बताइए, बीजेपी के जो नौजवान लड़के हैं वो बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? छोड़ दीजिए कांग्रेसियों को, छोड़ दीजिए बीएसपी के, एसपी के लोगों को, बीजेपी है वो बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? अगर 25% लोग जो दुकानदार हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, 60 दिन दुकानें बंद रही हैं और एक एक दुकानदार का कई कई लाख रुपए महीने का नुकसान हुआ है, और आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी उसे। आप कह रहे कर्ज ले लो। आप बताइए, फिर लॉकडाउन आपने जनता की रक्षा के लिए लागू किया या जनता को बर्बाद करने के लिए लागू किया? मैं एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि आपका लॉकडाउन जनता के पूरी की पूरी इकोनॉमी पर और पूरे के पूरे सोशल फैब्रिक पर, सामाजिक संरचना और ढांचे पर सीधा कुठाराघात था। और जनता के अंदर जो गरीबी, वो बीमारियां पैदा होंगी, वो और भी भयानक होंगी, वो कोरोना से भी ज्यादा भयानक होंगी। आपने क्या किया कि ये जो कोरोना आया ना, तो आपके लिए एक चांस था। आपने कहा ना, अवसर, अब हमें इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने अवसर का इस्तेमाल कैसे किया? आपने अवसर का इस्तेमाल किया, आपने एक नए किस्म की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रिस्ट्रक्चरिंग की है। उसमें आपने भारत की भी रिस्ट्रक्चरिंग की है। और यह रिस्ट्रक्चरिंग बहुत खतरनाक है। आपके लॉकडाउन का सभी लोगों ने समर्थन किया था। बहुत कम लोग थे जो इसके पक्ष में नहीं थे, सभी ने समर्थन किया। हर अक्लमंद आदमी ने समर्थन किया उसके, भाई लॉकडाउन है, सरकार चाहती है बचाना, सरकार की मदद करो। लेकिन सरकार की मदद किसी काम नहीं आई। सरकार की मदद तो की, लेकिन सरकार ने इस मदद का दुरुपयोग किया। उसने न तो मेडिकल सुविधाओं को सजाया, संवारा और विस्तारित किया, और न उसने सामाजिक जीवन में जो दुर्घटनाएं घटी, इस बीच में जो चेंजेस हुए, उनमें कोई हेल्प की। अगर लॉकडाउन से हेल्थ सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ और लोगों को हेल्थ सुविधाएं नहीं मिली, मैं आपको अपना एक मथुरा का तजुर्बा बता सकता हूं, क्योंकि मैं 60 दिन तक मथुरा में लॉकडाउन में अंदर था, और मैं 60 दिन के बाद दिल्ली में आया। मैंने कम से कम 4 या 5 बार ई पास के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे रेस्पॉन्स ही नहीं आया। मैंने अपने दोस्तों के जरिए अप्लाई किया, उन्हें रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं अकेला फंसा हुआ था। और जब मैं दिल्ली आ गया
तो मेरे पास धड़ाधड़ ई पास आ गए, और मेरे दोस्तों ने भी जो ई पास के लिए अप्लाई किया था 15-15 दिन पहले, वो भी ई पास बन के आ गए। कमाल है, कमाल है। जब मेरे जैसे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, प्रोफेसर हूं मैं, जब मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए सकता, मैं घर से सामान नहीं ला सकता था, लॉकडाउन का मतलब घर में कैद करना है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। मथुरा में एक इलाके कोरोना के पेशेंट मिले, आप करके, जैसा कि आपने नियम बनाया है, जो अब बनाया आपने कि 250 मीटर के इलाके को आप सील बंद कर देते। आपने क्या किया कि एक मोहल्ले में कुछ पेशेंट मिले, नहीं क्या, सील बंद कर दिया, रेड एरिया घोषित कर दिया। अब वहां कोई चीज जा नहीं सकती, वहां से कोई चीज आ नहीं सकती। सो लॉकडाउन का इस तरह से पालन आपने किया, रक्षा के लिए या उत्पीड़न के लिए? इसे कहते हैं विवेकहीन प्रशासन और विवेकहीन तरीके से नियम का पालन करना। जो चीज आपको 5वें लॉकडाउन में समझ में आई कि आपने ये कहा कि नहीं, ये लोकल स्तर पर लोग तय करेंगे, उसकी गाइडलाइंस तय करेंगे, वो तय करेंगे कैसे लॉकडाउन को लागू करें नीचे। तो उन्होंने तय किया कि नहीं, जहां संक्रमण है उस इलाके को, एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक किया जाएगा और वहां आवागमन बंद किया जाएगा, वो सील किया जाएगा इलाका। और ये सही था। तो आप बताइए मुझे कि जब ये नीति सही है, तो जो पेशेंट केरल में मिला, तमिलनाडु त्रिवेंद्रम में मिला, उस त्रिवेंद्रम में मिले देश में लॉकडाउन कैसे कर दिया? जो 5वें लॉकडाउन में पॉलिसी आपने फर्स्ट लॉकडाउन में अडॉप्ट की होती, तो मोदी जी आपने सचमुच में जनता की सेवा की होती, लेकिन आपने उल्टा किया। अभी कर रहे हैं ना आप। मैं जहां रहता हूं अभी शालीमार बाग में, उसके पास में हैदरपुर इलाका है, तो वहां जिस 2-3 गलियों में क्लस्टर पाए, झुंड का झुंड कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहां कुछ गलियां बिल्कुल एकदम सील कर दी गई हैं, और ये सही भी है, साइंटिफिक है। लेकिन आपने क्या किया? पहले आपने पूरा देश और कहा ये विक्ट्री है मेरी। जी नहीं, ये बेवकूफी है, ये विज्ञान नहीं है, और आपने कानून आपके हाथ में है। तो आपका अगर कोई इस समय विरोध करेगा तो आप उसे जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो प्रतिवाद कर रहा है। सो लॉकडाउन लागू करने के पीछे जिस अकल की जरूरत थी, उस अकल को तो आपने खूंटी पर टांग दिया, और आपने ब्लाइंडली लॉकडाउन लागू किया, और इसने इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बुरा असर डाला और इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया। और ये आपने किया इसलिए कि आप पूरी की पूरी इकोनॉमी को मैनिपुलेट करके रीस्ट्रक्चरिंग कर सकें, और आपने किया। एक और चीज है जो कि आप जवाब देंगे हमें, हम नहीं जानते, क्योंकि आप सेलिब्रेट आप कर रहे हैं। में पिछले 60 दिन में बच्चों की मृत्यु की दर क्या है? बच्चे मरे कि नहीं मरे? औरतों ने बच्चों को जन्म दिया कि नहीं दिया? और जो लोग मरे उसमें कितने लोग कोरोना से मरे और कितने लोग बिना कोरोना के मरे मरीजों में? आपने अभी तक डाटा नहीं दिया है, और क्यों नहीं दिया है आपने, ये आप जाने। अगर जिस दिन आप डाटा देंगे, आप तय मानिए आपका झूठ एकदम धराशायी हो जाएगा। कोरोना के बारे में जो डाटा का जो झूठ आपने खड़ा किया है, वो पूरा का पूरा धराशायी
में जो लोग कोरोना से मर रहे हैं उनका डाटा, एक हमने डाटा पेश भी किया था, वो मेरे संवाद में है। अब इटली में यह पाया गया कि इटली में तकरीबन 25,000 लोग मरे और यह प्रचारित किया गया कि कोरोना से मरे। अब ऑफिशियल डाटा आ चुका है। ऑफिशियली स्थिति यह है कि इटली में जो लोग मरे इस बीच में, यानी पिछले 4 महीने में, उसमें 96.3% लोग वे हैं जो कि गैर कोरोना बीमारियों से मरे। मैंने अपने पहले या दूसरे ब्रॉडकास्ट में ही यह बात आपके सामने रखी थी कि इटली में नॉर्मली सालाना मरने वालों की संख्या अगर वो क्रॉस करता है इस कोरोना के संक्रमण में, फ्लू से जो मरने वालों की डाटा था उसे वो क्रॉस करता है, तब देखना होगा कि इटली में सीरियस कंडीशन है। लेकिन इटली में कैंपेन, इटली के बारे में कैंपेन मीडिया में इतने मोदी जी, आप ये बताइए मुझे कि ये जो डाटा छुपाना है, ये क्यों मैं कह रहा हूं ये बात। और दूसरा एक देश और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो स्विट्जरलैंड। थर्ड है जर्मनी। क्यों झूठ बोला जा रहा है ये कोरोना को लेके? क्यों फियर साइकोसिस, क्यों भय का वातावरण और एक भय की मनोदशा तैयार की जा रही है? लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के पहले संभाषण से लेकर चौथे संभाषण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर जो फियर क्रिएट किया, उस फियर ने बहुत बड़ा नुकसान किया। और नरेंद्र मोदी ने खाली फियर नहीं क्रिएट किया, यह इंटरनेशनल ब्रांड, ये इंटरनेशनल मॉडल है पूरे के पूरे कोरोना के कैंपेन का, सभी राष्ट्राध्यक्षों का। फियर क्रिएट करो। ट्रंप ने भी ये किया, इटली के लोगों ने भी ये किया, स्पेन के लोगों ने भी ये किया, भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये किया। मैंने जो शुरू में ये बात कही थी कि कोरोना एक निर्मित बीमारी है, निर्मित संक्रमण है, वो नेचुरल संक्रमण नहीं है। इसलिए वो एक ही तरह से, एक ही भाषा में, अध्यक्ष एक ही भाषा में बोल रहे हैं और एक डिस्टेंसिंग को जबरदस्ती लागू किया गया। अमेरिका में भी अब लोग नहीं मान रहे सोशल डिस्टेंसिंग को, भारत में तो खैर ताक पर ही रख दिया था। और जब आपने भय पैदा किया, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम को जबरदस्ती लागू किया और इकोनॉमी को पूरी इकोनॉमी को बंद कर दिया। कोरोना जहां जहां पहुंचा वहां उसका एक पहला साइड इफेक्ट ये कि फियर, और दूसरा साइड इफेक्ट ये इकोनॉमी ठप, और थर्ड साइड इफेक्ट ये कि जो सरकारें थीं, वो चाहे मोदी की सरकार हो या ट्रंप की सरकार हो या इटली की सरकार हो या ब्रिटेन की सरकार हो, ये सारी सरकारों ने अधिनायकवादी तरीके से फैसले लिए। एक खास तरह का पैटर्न, पॉलिटिकल पैटर्न, फैसले लेने का, काम करने का पैटर्न, वो एक
खास तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। और एक अन्य पहलू जो इसमें उभर के आया वो ये कि आप झूठ को इतना तेज और इतनी स्पीड से बोलिए कि वो सच लगने लगे, तो आपने झूठ को सच में कन्वर्ट कर दिया और अब फिर आप उसी झूठ में अब विश्वास भी करने लगे। और अब स्थिति है कि अब झूठ को ही लोग सच मान बैठे हैं। कायदे से होना चाहिए था, झूठ से लड़ना चाहिए था। सरकार से लड़ो या न लड़ो, लेकिन जो है कि लॉकडाउन से आपकी जान बची, ये झूठ है। ये झूठ है कि कोरोना से डरना चाहिए, झूठ है। ये कोरोना से जो भयभीत किया गया, ये जानबूझ के भयभीत किया, क्योंकि भय में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में एक सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या किया आपने इस बीच में? सबसे ज्यादा क्या किया बताइए? आपस में आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपस में सबसे ज्यादा विवाद हुए जब फियर, भय का वातावरण सो फियर की साइकोलॉजी अल्टीमेटली सामाजिक डिवीजन की साइकोलॉजी में बदलती है। और यही वजह थी कि लॉकडाउन में एक ही चीज पर सबसे ज्यादा जोर था, फियर, फियर और सिर्फ फियर। एक अन्य पहलू है जिस पर सोचना चाहिए कायदे से, वो ये कि एक कोरोना को महामारी कहें या क्या कहें, सरकार तो महामारी कह नहीं रही, विश्व स्वास्थ्य संगठन उसे हेल्थ इमरजेंसी कह रहा है, महामारी वो भी नहीं कह रहा। हम लोगों के लिए क्या है ये? सरकार के जो लोगों के भाषण है ना, सुनिए जरा ध्यान से। नरेंद्र मोदी की जो अभी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, जो कल परसों तरसों 3-4 दिन से जो बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। नरेंद्र मोदी के लिए कोरोना एक जीवंत अनुभव है। ये अनुभव कैसा है? ये पीड़ादायक है या ये ऑपरेशन वाला अनुभव है? और एक और चीज, कल जो उन्होंने भारतीय व्यापारियों के लिए जो भाषण दिया है, उस भाषण के बाद जो चीज निकल रही है दिमाग से और अभी आ रही है धीरे धीरे, और जो उनके फैसलों से साफ निकल के आई है, जिस तरह से उन्होंने 9 बड़े क्षेत्रों का निजीकरण किया है सरकारी संस्थानों का, उसमें एक चीज साफ निकल के आई है कि अब लोकतांत्रिक प्रशासन की पद्धति को बदल के
कोरोना के इस लॉकडाउन के पीरियड का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉरपोरेट प्रशासन के नियंत्रण की पद्धति में कन्वर्ट कर दिया है। अब देश में जो कुछ होगा वो कोरोना की आड़ में जो तैयार हुआ है ढांचा, अब उस ढांचे के तहत होगा और इसमें कंट्रोल कॉरपोरेट घरानों का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? कॉरपोरेट घराने जब से ये जो पिक्चर में आए हैं, नरेंद्र मोदी ने पिछले 60 दिनों में जो काम किए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है बताइए आप? नरेंद्र मोदी ने एक ही बड़ा काम किया है, वो है आर्थिक लगातार नए नए आदेश जारी किए हैं और जनता से वो ये मांग कर रहे हैं और जनता पर ये दबाव है कि वे उनके आर्थिक आदेशों का पालन करें। और ये आर्थिक आदेश इस बात का संकेत है कि अब हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सरकार को कॉरपोरेट तंत्र चला रहा है, खुल के सरेआम चला रहा है। सरकार नहीं चला रही। सरकार चला रही होती तो उसके फैसले कुछ और होते। लास्ट चीज इस पूरे प्रसंग में, ये जो कोरोना वायरस आया, इस कोरोना वायरस के आने के साथ, यानी जब यह घोषणा हुई कोरोना वायरस की, तो उसके साथ में कौन सी चीज सारी दुनिया में शुरू हुई? दो चीजें शुरू हुई। वो ये कि जो ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा कर दी और आर्थिक पाबंदियों की घोषणा कर दी। तो जो कोरोना वायरस आया, इसके खिलाफ में दुनिया को लड़ना चाहिए था मिलके, लेकिन अमेरिका ने पहला निर्णय ये लिया कि उसने चाइना के खिलाफ में आर्थिक युद्ध की घोषणा कर दी। और आर्थिक युद्ध की घोषणा करते हुए जो चीज शुरू की गई, जो कि सबसे खतरनाक थी, वो यह कि चाइना के खिलाफ में एक जहरीला प्रचार शुरू किया गया। चाइनीज लोग, चाइनीज वस्तुएं, चाइना देश, इन सब के खिलाफ में एक विश्वव्यापी मुहिम शुरू की गई। भारत में भी आरएसएस के लोगों ने और दूसरे लोगों ने बाकायदा इस बात पर जोर दिया कि ये जो बीमारी है, ये किसके द्वारा पैदा की गई बीमारी है? ये चाइना के द्वारा पैदा की गई बीमारी है। एथनिकली, नेशनली चाइना के खिलाफ में सारी दुनिया में एक नियोजित कैंपेन अभियान चलाया गया। और इस नियोजित कैंपेन अभियान के जरिए ब्रिटेन में, अमेरिका में जो चाइनीज नागरिक रहते थे, उनको तो डायरेक्ट सीधे पर्सनली टारगेट किया गया। सो पहला जो एस्पेक्ट है उसका यह कि स्टॉक एक्सचेंज में तबाही मच गई। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज में तबाही मची, उस स्टॉक एक्सचेंज में तबाही के कारण
बड़े पैमाने पर, अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति गरीबों के हाथ से निकल गई, जिनका मार्केट में पैसा लगा हुआ था। यानी तकरीबन यह माना गया कि $6 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट से एकदम गायब हो गया। थर्ड, यही कोरोना वायरस के पीरियड में तेल के दाम एकदम नीचे चले गए, बुरी तरह से गिर गए। जो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ नेचुरल कोई दुर्घटना है, वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं। जब ये इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट कोलैप्स किया, स्टॉक मार्केट से पैसा चला गया, तो कायदे से स्टॉक मार्केट को और पूरी इकोनॉमी को दुरुस्त किया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। जब सारी दुनिया में तेल की कीमतों एकदम नीचे चली गई, भारत सरकार को कम से कम तेल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है उसकी संगति में ही भारत में तेल के दाम नीचे करने चाहिए थे, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो भारत सरकार ने ऊल जलूल दामों में तेल की वसूली की। इससे किसे फायदा हुआ? इस लूट से किसे फायदा हुआ? तेल की लूट से। जो तेल सस्ती दर पर खरीदा गया और 3 गुने 4 गुने महंगे दाम पर बेचा गया। किसकी इकोनॉमी को बल मिला इससे? जाहिर है प्राइवेट तेल कंपनियों को बल मिला इससे। सरकार ने अपनी नीति का पालन नहीं किया, मोदी ने अपनी नीति का पालन नहीं किया और आपकी जेब से जबरिया पैसे निकाले। और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, आप संघर्ष के बिना इस संकट से नहीं निकल सकते, अंततः पिसते रहिएगा। मोदी सरकार आपको चूरन बनाती रहेगी और आपका चूरन बाबा रामदेव बेचते रहेंगे। अब वो आपको गधा बना रहे हैं। 60 दिन तक आपको लॉकडाउन में बंद किया, अब आपके सामने बाबा रामदेव खड़े कर दिए गए कि अब आप एक्सरसाइज कीजिए। आप ये तय मान लीजिए, आपको योगा करने से आपकी इकोनॉमी दुरुस्त होने वाली नहीं है। आपको योगा करने से आपका शरीर भी दुरुस्त होने वाला नहीं है। जब खाने को नहीं होगा तो देश में शरीर कहां से बनेगा? एक नीतिहीन सरकार, एक दिशाहीन सरकार के रहते हुए क्या ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई नीति की घोषणा ही ना करे? मोदी सरकार ने कोई नीतिगत नई घोषणा नहीं की है जिसके तहत यह सोचा जाए कि यह सरकार कोरोना वायरस के दौरान जो इकोनॉमी कोलैप्स की थी उससे बाहर निकलना चाहती है। अब सड़कें तो बनेंगी नहीं, कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, जहाज चलेंगे नहीं। बाजार भी गया हूं इस बीच में कई बार, मैं ये सोच के कि शायद लोग मिल जाएं। बाजार में एकदम मुर्दनी छाई हुई है। दुकान है, दुकान पे माल नहीं है और खरीदार नहीं है, और दुकानदार की हवाइयां उड़ी हुई हैं। आप तय मानिए, दिशाहीन सरकार हो और नीतिहीन सरकार हो तो ऐसी स्थिति में जनता के पास में संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आप जब तक संघर्ष के लिए कमर नहीं कसेंगे,
हिंदुस्तान को इस विपत्ति से निकालने के लिए आप एक साझा एजेंडा नहीं बनाएंगे हिंदुस्तान की मुक्ति का। यह लड़ाई जानते हैं 1947 में हिंदुस्तान के आजाद होने की लड़ाई से भी ज्यादा महंगी और कीमती लड़ाई होगी। हिंदुस्तान में जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो आपके अंग्रेज शत्रु थे और आज स्थिति है आपके भाई बहन शत्रु बना दिए गए हैं। आज आपकी लड़ाई भाजपा से है। वह भाजपा सरकार जिसको कि आपने वोट देकर खड़ा किया था, आज आपको अपने ही वोट दी हुई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरते, किस बात के लिए? रोजगार के लिए। किस बात के लिए? बेरोजगारी भत्ते के लिए। किस बात के लिए? सस्ती शिक्षा के लिए, कंपलसरी एजुकेशन के लिए। किस बात के लिए आपको सड़क पर उतरना होगा? फैसिलिटीज का नेशनलाइजेशन किया जाए। ये जो लूट मच रही है, ये जो लूट मची हुई है पूरी सरकारी संपत्ति की और सरकारी सुविधाओं की, इस लूट को एक आवाज से बुलंद करके रोकना होगा और पुनः नए सिरे से आपको नेशनलाइजेशन को एक केंद्रीय एजेंडा बनाना होगा। आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है ना। अगर टाटा बिरला को अपने पैर पर खड़ा होना है तो अपने पैसे से खड़े हो वो पैर पर। मैं अपने पैर पर खड़ा हूं ना, अपने पैसे से खड़ा हुआ हूं। मैंने सरकार से कभी लोन नहीं लिया। मुकेश अंबानी अपने पैर पर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? उसे सरकार से लोन लेकर ही कारखाना लगाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? और जब कारखाना लगाता है तो वह लोन क्यों नहीं अदा करता? नेशनलाइजेशन का एजेंडा एक बड़ा एजेंडा होगा। उसमें तेल का भी नेशनलाइजेशन होना है, उसका एजुकेशन का भी नेशनलाइजेशन होना है, उसमें चिकित्सा का भी नेशनलाइजेशन होना है। बिना नेशनलाइजेशन किए, राष्ट्रीयकरण किए आप इस सरकार को ध्वस्त नहीं कर सकते और इस देश में प्राणों का संचार नहीं कर सकते। अन्यथा आप तय मानिए ये देश सड़ेगा और तकलीफों में जाएगा, क्योंकि इस सरकार के एजेंडे पर बेरोजगारी से लड़ने का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। आज की पहली दो सबसे बड़ी जरूरत है, बेरोजगारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो। यह नारा आज का सबसे जेन्युइन और सटीक नारा है। हम ये छोटे छोटे रूपों में सोचना बंद कर दें, बड़े रूप में सोचें। हिंदुस्तान की जनता के लिए इस 60 दिन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हिंदुस्तान की जनता को देखने के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है और इस सरकार के पास में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार की कोई बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, नीति नहीं है। तो पहले 3 बड़े काम, रोजगार दिया जाए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि सारे देश में बाकायदा नए सिरे से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाए। घर घर रजिस्ट्रेशन सरकार शुरू करे और योजनाबद्ध तरीके से यह काम किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, सारी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। पूरी इकोनॉमी टूट चुकी है। छोड़ दें हम लोग ये जो प्राइवेट और जो सरकारी का भेद छोड़ दें। सरकार सारी शिक्षा को टेक ओवर करे, उसको नेशनलाइज करे और सारी शिक्षा मुफ्त देने की व्यवस्था करे अगले 10 साल तक। 10 साल के बाद सोचे। और सारी चिकित्सा व्यवस्थाओं का नेशनलाइजेशन किया जाए और चिकित्सा व्यवस्थाएं जनता को फ्री में उपलब्ध हों, सरकार उनकी जिम्मेदारी। ये 3 चीजें बेहद जरूरी हैं और ये 3 चीजें हमारे सबके कॉमन एजेंडा में शामिल होनी चाहिए और ये बिना आंदोलन के नहीं होंगी। इसलिए अब लॉकडाउन से तो निकल लिए हो, अब सड़कों पर आओ और वही एक जगह है जहां के आपको पीस मिलेगा। वही एक जगह है जहां पे कि आप एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। नए भारत का निर्माण जानते हैं अवसाद में नहीं हो सकता और नए भारत का निर्माण गुलामी की मानसिकता में नहीं हो सकता। नए भारत के निर्माण के लिए नए सपने देखना बेहद जरूरी है और नए सपने नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास तो सपने ही नहीं है।
एकदम स्वप्न रहित नायक है वो, जिसके पास कोई सपने नहीं है, वो सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ बोलता है। जरूरत इस बात की है कि भारत नए सपने देखे, भारत के नौजवान नए सपने देखें और भारत के राजनीतिक दल नए सपने देखें और वे सड़कों पर निकलें और उनके पास में एक कॉमन एजेंडा हो, जनता का एजेंडा, जिसमें 3 चीजें प्रमुख हों। बेकारों को बेकारी भत्ता दो या रोजगार दो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो और सबको शिक्षा दी जाए फ्री, और तीसरी चीज सबको मेडिकल सुविधाएं फ्री दी जाएं। बिना इसको किए आप पूरी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकते। जो लोग सोच रहे हैं कि हम इकोनॉमी को ये टहनियों में पानी डालने से अब काम नहीं बनने वाला, क्योंकि पूरा पेड़ सड़ चुका है, पूरा सिस्टम सड़ चुका है। सो बेस्ट है आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाएं, आपस में विश्वास बढ़ाएं, आपस में मेलजोल बढ़ाएं और सड़कों पर निकलें, आंदोलन करें। यही एकमात्र मैसेज है पोस्ट